हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज ये पहला लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे कठिन काम, सबसे डिफ़िकल्ट काम और सबसे इम्पोर्टेंट काम मेरे लिए क्या है, तो मैं कहूँगा किसी भी चैप्टर का पहला लेक्चर पढ़ाना। क्योंकि पहला लेक्चर ही डिसाइड कर देता है कि आप उसमें बच्चे को कितना इंटरेस्ट आएगा। तो मैं जब पढ़ता था, जब मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं हमेशा एक चीज़ याद रखता हूँ कि फर्स्ट लेक्चर। अगर मेरे स्कूल में अगर मैं कितनी भी इमरजेंसी हो, कितना भी कुछ परेशान हो, लेकिन मैं पहला लेक्चर ज़रूर अटेंड करता था। मतलब पहला लेक्चर ही आपके अंदर एक अपनापन सा डेवलप करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी चैप्टर को समझने के लिए। जिसने भी मेरे मतलब पहले पहले लेक्चर देखे होंगे किसी भी चैप्टर के, तो उन्हें देखा हो कुछ ना कुछ अलग तरीके से मज़ा आया होगा। और देखो, जो बच्चे बीच में जाके वीडियो देखते हैं, तो एक बात बताऊं, अगर बीच में सास बहू का नाटक भी देखने बैठो ना, तो वो भी समझ में नहीं आता है। ये तो फिर भी पढ़ाई है और ऊपर से फिजिक्स है। तो इस बात को याद रखो, और कि हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस की अपनी अलग कीमत होती है। तो इस बात को ज़रूर सुनना चाहिए कि कौन क्या बता रहा है और कैसे उस चैप्टर को हैंडल किया जा सकता है। सब लोग पूरे यूट्यूब पे कहते हैं कि पहले मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक काफ़ी कठिन है, काफ़ी कठिन है। हमने दोनों चैप्टर पढ़ा दिए हैं, बच्चों को ज़रा सी भी दिक्कत नहीं। थोड़ा परेशानी आती है, बच्चे हैं, लेकिन मैक्सिमम पार्ट उन्हें इतना बेहतरीन तरीके से समझ में आया। चाहे वो SC वर्मा हो, जेई मेन से क्वेश्चन हो, नीट के क्वेश्चन हो, NCERT, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कमांड हो गई है। कई बच्चे कहते हैं क्या, जो मैंने सुना है, जहाँ तक जो सुन रखा है, और कई यूट्यूबर वीडियो भी बनाते रहते हैं कि आप कैसे फिजिक्स सॉल्व करें, कैसे क्या करें। मेरा ये मानना है कि इफ़ यू कांट सॉल्व द फिजिक्स न्यूमेरिकल, इट्स मीन यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट। अगर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम है। तो मेरा ये मानना ये रहता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ। मतलब इतने अच्छे से पढ़ाऊँ कि आपको उस टॉपिक से मोहब्बत हो जाए, आपको इतना अच्छा लगे कि आपको कोई रटना ना पड़े। क्योंकि बेटा, हमने जो स्टडी करी, सेल्फ स्टडी से करी, और सेल्फ स्टडी में इतनी दिक्कत आती हैं, मतलब इतने सारे दिमाग में क्वेश्चंस आते थे। आज भाई आपके साथ शेयर करता हूँ, मतलब इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं। तो इस बात पे याद रखना कि हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ना, तो हमें कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हर चीज़ को बहुत प्यार से, अच्छे से बनाएंगे। देखो बेटा, पहला लेक्चर है, थोड़ा सुन लो। कई लोगों को बोरिंग लगेगा, कई लोग जो स्टूडेंट होते हैं ना, जो डायरेक्ट ये सोचते हैं कि नहीं यार, हमें कंटेंट ही डायरेक्ट पढ़ना है, बाकी बात छोड़। तो मैं बताऊं कि यार, कंटेंट पूरी दुनिया में है, यूट्यूब पे अपलोड है, सब कुछ है, मतलब किताबों में रखा है, लेकिन फिर भी कुछ अलग तो किया जाना चाहिए ना। अगर मैं मान के चलता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, मतलब टॉपिक कितना अच्छे से समझेगा, उसको मैंने 60-40 में डिवाइड करके रखा है। 60%, 40%। देखो, अगर किसी स्टूडेंट को कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा ये मानना है कि 60% रिस्पॉन्सिबल होता है टीचर, जो ये पढ़ा रहा है, और 40% रिस्पॉन्सिबल होता है स्टूडेंट, कि वो उसको उतने ध्यान से नहीं देख रहा है। और यकीन मानना कि आप जो भी पहला लेक्चर पढ़ रहे हैं ना, उसे इतने अच्छे से पढ़ें कि आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर एक बार वो चैप्टर का दिमाग में डर बैठ गया ना, तो तुम्हें कोई भी कितना भी एक्सपर्ट पढ़ा देगा वो चैप्टर ना, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम्हें तब भी वो फोबिया बैठा रहेगा, डर लगा रहेगा। तो मतलब अगर वो फोबिया एक बार बैठ गया ना बेटा, तुम्हें छोटी सी छोटी चीज़ें भी समझ में नहीं आएगी। दुनिया के लिए बहुत आसान होगी वो चीज़, लेकिन तुम्हें बहुत कठिन लगेगी। क्यों? क्योंकि दिमाग में फोबिया बैठ गया है, और फोबिया उस चीज़ को दूर नहीं होने देता, और फिर वो इतना दिक्कत कर देता कि तुम पूरा टॉपिक नहीं समझ पाते हो। तो हम लोग स्टार्टिंग बहुत धीमे धीमे से करेंगे। देखो, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्या किया है, पहले एंड दूसरे
चैप्टर, देखो आईसीएससी हो या सीबीएसई हो, लगभग दोनों का कंटेंट एक सा है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं, बस चैप्टर की काउंटिंग यहाँ से वहाँ है और कोई बात नहीं है। देखो क्योंकि मैं दोनों स्टूडेंट मतलब ऑफलाइन में दोनों को टीच किया है। फिजिक्स का पहला दूसरा चैप्टर, पहले में हम लोगों ने क्या पढ़ा, चार्ज के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा। दूसरे में हमने पढ़ा पोटेंशियल के बारे में। और जहाँ उस चैप्टर में हमने जितनी भी कहानी पढ़ी है वो उसमें एक चीज़ कॉमन थी कि चार्ज कहाँ था, रेस्ट पे था। जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, या फिर सिंपली कहीं कहीं तुम्हें देखने को मिलेगा उसका नाम होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जब चार्ज रेस्ट पे होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ने वाले, मतलब यहाँ जितनी भी हमने दो चैप्टर में कहानी पढ़ी वो तब पढ़ी जब चार्ज रेस्ट पे था। यह हम क्या पढ़ने वाले, हम पढ़ने वाले हैं जब चार्ज हो मोशन में। क्या हो, जब चार्ज हो मोशन में। तो उसको हम क्या बोलते हैं। देखो चार्ज मोशन में हो सकता कैसा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मतलब उसकी वेलोसिटी में तुम्हें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। और दूसरा हो सकता है कि वो उसमें एक्सेलरेशन देखने को मिले, मतलब उसकी स्पीड घटे या बढ़े, एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन तुम्हें देखने को मिले। दो कंडीशन हो सकती हैं। तो इसी के बारे में हम लोग धीमे धीमे पढ़ने वाले हैं। तो आखिरकार करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। अब बात आती है करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग समझेंगे। देखो अगर किसी ने सुना हो, सिंपल सा बात समझते हैं, करंट। वैसे जनरली हम करंट का नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी अगर तुमने कहीं सुना होगा तो सुना होगा करंट अफेयर, मतलब जी के होते हैं करंट अफेयर। या फिर कभी बोलते हैं कि वाटर का करंट आ रहा है। देखो जहाँ भी करंट की बात है उसका मतलब होता है कि मोशन, वो जो चीज़ चल रही है मोशन में हो उसे बोलते हैं करंट। मतलब जब चार्ज मोशन में होता है तो उसे हम उसको बोलते हैं, जब चार्ज मोशन में होता है उसे हम बोलते हैं क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग क्या करें, सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन लिखें किस चीज़ की, करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये रही सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जिसे हम लोग जनरली करंट के नाम से जानते हैं। जैसे करंट लग गया, वही है जो हम लोग रियल लाइफ, क्योंकि देखो ये वाला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत रियलिस्टिक है। अगर ये चैप्टर कोई टीचर या कोई स्टूडेंट बोरिंग बनाता है तो कसम से उसे तो इस दुनिया में रहने का हक नहीं है। सच्ची कह रहा हूँ मैं यार, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना ये कि इसकी हद नहीं है। लेकिन मैंने वही बताया ना कि ऐसा ना हो कि पूरा ब्लेम टीचर पे ही डाल दें। 40% स्टूडेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, 60% टीचर रिस्पॉन्सिबल है। तो कोई आके बाद में कमेंट्स ना करे कि नहीं सर आप ही को दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है, हमें समझ में ही नहीं आया कुछ। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत भिन्न भिन्न टाइप के बच्चे पाए जाते हैं, ऐसे भिन्न भिन्न टाइप के बच्चे पाए जाते हैं जिसकी हद नहीं है। मतलब जिन्हें उस टॉपिक से मतलब भी नहीं है लेकिन फिर भी अपनी उपस्थिति देने चले आएंगे। तो हम क्या समझने वाले हैं, उसका इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखो करंट मतलब हमने क्या बोला है, मोशन। और इलेक्ट्रिक मतलब भाई अभी समझो चार्ज से। देखो तो इलेक्ट्रिक करंट की हम क्या डेफिनेशन बना सकते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जब कोई चार्ज, जैसे जब चार्ज किसी कंडक्टर में से फ्लो होता है तो उसकी वजह से करंट उत्पन्न हो, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो मुझे उम्मीद, देखो हल्का फुल्का, देखो इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर, मतलब अगर तुमसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आता है, तुम इतना बताना है कि जब चार्ज
फ्लो करता है, चार्ज के फ्लो करने से इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या? हम्म? क्योंकि देखो फॉर्मूले से तो फॉर्मूला कोई बड़ी बात नहीं होती है, मेन होता है कि आखिरकार इलेक्ट्रिक करंट को फील करना। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। देखो, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस द एरिया पर यूनिट टाइम। देखो इसका अगर हम इसको एग्जाम्पल समझें तब तुम बेहतर समझ पाओगे। ये तो सिंपल सा रहता है डेफिनेशन। देखो 10 एम्पियर, इसका मतलब समझते हैं, यहाँ से समझ जाएगा तुम्हें पूरा मतलब। इसका मतलब है कि ये कोई कंडक्टर है, मतलब वायर मान लेते हैं। ये मान लो ये यहाँ से चार्ज निकल रहा है, तो उसका कहने का मतलब होता है ये 10 एम्पियर। तो इस 10 एम्पियर का मतलब होता है कि एक सेकंड में 10 कूलाम चार्ज इस एरिया से पास हुआ। क्या हुआ? 10 कूलाम चार्ज एक सेकंड में इतना पार हुआ है। उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। मतलब एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ उसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक करंट। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आखिर इलेक्ट्रिक करंट क्या है? अगर इसी चीज़ को हम समझते हैं कैसे, किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। तो लगभग देखो एक कूलाम चार्ज में 6.25 इंटू 10 की पावर शायद 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 17 नहीं, शायद 18 होते, एक बार चेक कर लेना। देखो तो अब तुम इसको देखोगे क्या आएगा। देखो 10 कूलाम का मतलब हो जाएगा 6025 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इस बात को समझते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि इतने यहाँ से एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन पार कर गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब इतने। समझ में आ रहा है कि नहीं कि एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन पार कर गए हैं। इसी को क्या देखने को मिला? मतलब एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इतनी बात समझ में आ गई है? इतनी तो अपन क्या ना बचपन में भी जानते थे। यहाँ तुमने कौन सा नया बता दिया है। देखो अब हम इसे थोड़ा डिफरेंशियल से काम करते हैं। देखो इस चीज़ को समझना, जो बायो वाले हों जो मैथ वाले हों दोनों इस चीज़ को समझना। यहाँ थोड़ा स्टार बना के समझो। देखो हम मान के चलते हैं कि मान लो कोई कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर है, कन्फर्म है। हम मान के चलते हैं कि इसमें से डेल क्यू चार्ज फ्लो हुआ। कितना हुआ? डेल क्यू चार्ज। इसको इतना ये एरिया क्रॉस करने में टाइम लगा। जैसे मान लो पहले था टी टाइम और फिर इसका टाइम हो गया टी प्लस डेल टी, मतलब इसे डेल टी टाइम लगा फ्लो करने में। मतलब डेल क्यू चार्ज मतलब छोटे से चार्ज को इतना टाइम लगा। तो आखिरकार बेसिकली करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, सॉरी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल क्यू अपॉन डेल टी, लिमिट डेल टी टेन टू 0। अब हम किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि भैया आपने डेल टी, इसका मतलब क्या होता है? देखो इसका मतलब ये होता है कि डेल मतलब टाइम की वैल्यू लगभग 0 के आसपास है। इसका सिर्फ इतना सा मतलब 10 टू मतलब लगभग मतलब 0 नहीं लेकिन उसके आसपास है। अब कोई पूछ लेगा कि आखिरकार लिमिट क्या बताती है? लिमिट ये बताती है कि आखिरकार जब हम इस मतलब जब डेल मतलब टाइम की वैल्यू लगभग 0 के पास होगी तब चार्ज कितना फ्लो हुआ होगा, यही इतना बताती है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसी को अपन लोग क्या लिख लेते हैं? डी क्यू अपॉन डी टी। तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है।
तुम्हें याद रखना है कि आई करंट इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। इसको स्टार बना के लिख लो, मैं तो कहता हूँ सीने पे भी लिख लो, हाथ पे लिख लो, माथे पे लिख लो, कलाई पे लिख लो, जहाँ लिख लो लिख सको। मतलब आखिरकार करंट का तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया है। अब बढ़ते हैं हम आगे। क्या बढ़ते हैं? अब हम बढ़ते हैं आगे। इतना अपन ने जान लिया है। अब देखो ये तो अपने पास जो आ रहा है आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ये है क्या? डिफरेंशियल। क्या हो? ये है डिफरेंशियल। अगर कभी कभार तुमसे बात आ जाए कि देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समझ रहे हैं कि नहीं? अगर चार्ज की वैल्यू नॉट चेंज रहे, मतलब चार्ज की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं रहे टाइम के हिसाब से, तो आई की वैल्यू हो जाएगी, आई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी। अब किसी बच्चे के दिमाग में इतना आ सकता है कि आखिरकार मुझे इस बात का लाइन का मतलब समझ में नहीं आया है कि आपने कहा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डस नॉट चेंज विथ टाइम, कि आखिरकार कहाँ मतलब करंट की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे देखो ये मान लो इसमें से हम मान के चल रहे हैं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब जितने इलेक्ट्रॉन निकलें यहाँ इनकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो ये 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 10:10 पे, तो 10:11 पे भी इससे 100 इलेक्ट्रॉन ही निकलने चाहिए। क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन के निकलने की काउंटिंग में चेंज नहीं आना चाहिए। अगर चेंजेस देखने को मिलेंगे तो तुम्हें डी क्यू अपॉन डी टी लगाना पड़ेगा। और अगर मान लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अगर चेंज नहीं हो रहा टाइम के हिसाब से, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें ये वाला लगाना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का अपने पास आ गया फॉर्मूला कि चार्ज अपॉन टाइम, कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। देखो हमने क्या जान लिया है? फॉर्मूला जान लिया है। अब तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले बात आई होगी यूनिट, क्योंकि इतना सब जानने का था, आप यूनिट के बारे में और बात कर लीजिए। देखो वैसे मैं बता दूं कि करंट की अपनी एसआई यूनिट है, जिसे अपन बोलते हैं क्या? एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। लेकिन फिर भी तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि आई इक्वल टू, ये कूलाम है, नीचे सेकंड है, तो आई इक्वल टू हो जाता है कूलाम पर सेकंड। और हम क्या जानते हैं? एक यूनिट अपने पास और है जो है एम्पियर, तो ये भी लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकंड। 1 एम्पियर का मतलब होता है कि 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, मतलब पास हो रहे हैं। समझे कि नहीं? जैसे मान लो हमने यहाँ डिटेक्टर लगा दिया एक, जो क्या काउंटिंग करेगा, तो ये बताएगा कि इसमें से 1 सेकंड के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन गुजरे हैं। समझे कि नहीं? इसका मतलब बेसिकली ये है। अब हम लोग क्या बात करते हैं? देखो अगर 1 एम ए लिखा जाए तो इसका देखो इसका मतलब होता है मिली एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर। अगर माइक्रो एम्पियर लिखा हो तो माइक्रो मतलब हो 10⁻�6। तो ऐसे सी बात समझ में आ गया होगा। अब किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि भैया बताइए, क्या बताइए? हाँ, एक इम्पॉर्टेंट और बात है, जो अपना नर्वस सिस्टम होता है ना दिमाग का, नर्व में, उसमें पता है कितना चार्ज मतलब कितना करंट फ्लो होता है? वो होता है 1 माइक्रो एम्पियर। समझे कि नहीं? 1 माइक्रो एम्पियर। इसका मतलब ये है कि 6.25 इंटू 10⁻18 इंटू 10⁻�6
625.25 10⁻12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग बात लगी कि नहीं लगी है? बहुत, देखो इसका बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब जो अब देखो, अब जो लाइटनिंग होती है ना, बिजली तड़कती है, बिजली गिरती है, उसका करंट होता है वो 10⁻4 एम्पियर, मतलब 10,000 एम्पियर होता है उसका। धीमे धीमे हम लोग पढ़ते जाएंगे, बहुत कुछ समझ में आता जाएगा। और जो घरों में करंट आता है लगभग वो होता है 1 एम्पियर के बराबर। यहाँ तक तो मुझे लगता है कि कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ तक तुम्हें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगना चाहिए। अब एक बात बताएं तुम्हें, करंट की जो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई वो हुई 1900 के आसपास, मतलब आज से 100 साल पहले, 100 120 इतना मान सकते हो, उससे 130 मान सकते हो, लगभग इतनी साल पहले हुई है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तब, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तभी बात की गई है, इतने के आसपास करी गई है। जबकि करंट की तो बहुत पहले से खोज हो चुकी थी, और करंट के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका था। क्या हो चुका था? करंट के बारे में बहुत ढेर सारा लिखा गया था। लेकिन जब उन लोगों ने पता लगाया कि जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से है, पॉजिटिव चार्ज तो एक जगह से दूसरी जगह मूव ही नहीं करते हैं, उन्होंने कहा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट उत्पन्न हो रहा है, डेवलप हो रहा है। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि जितनी भी हम किताबें हैं उनमें हमें लिख चुके हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो करंट से रिलेटेड इतनी भयंकर इंटरेस्टिंग कहानी है जिसकी कोई हद नहीं है। उन्हें अच्छी बात है यार, उन्हें कितना तो हो चुका है, इस मान के चलते थे कि पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है। लेकिन रियली में क्या होता था कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जस्ट इसके अपोजिट होता था। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते थे वो नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ फ्लो होते थे। अब उन्होंने कहा कि यार इसका क्या करें? अगर हमने थ्योरी दे दी कि जो करंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो जितनी किताबें लिखी हैं सब कुछ उल्टा होने वाला है। तो उन्होंने कहा नहीं यार, सब कुछ साइड में रखो, एक नई थ्योरी दे दो। उन्होंने क्या कह दिया है कि इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्या कहा? उन्होंने कहा अगर करंट इस साइड जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएंगे। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का समझ में आया कि नहीं आया? मुझे उम्मीद है आ गई होगी बात। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्या बनाया गया, और देखो करंट में क्या कहा गया था। अगर हम लोग समझते हैं करंट की बात, देखो करंट में क्या कहा गया था कि जो चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो करंट के डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। मतलब अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज भी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जबकि पॉजिटिव चार्ज कहीं फ्लो होते ही नहीं है। कभी ऐसा हुआ कि न्यूक्लियस एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाएगा? जो भी बात होती थी वो होती थी इलेक्ट्रॉन की। तो फिर क्या किया गया कि इलेक्ट्रॉन इसके जस्ट अपोजिट में मूव करता है। देखो उसी के बेसिस पे बना हमारे पास एक बना कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट जिसे हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होता है। इसमें क्या बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, मतलब जहाँ चार्ज का डायरेक्शन वहीं है पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन है, और वही इतना बात है। इसमें हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि करंट जो फ्लो हो रहा है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा है। जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात हुई, इलेक्ट्रॉनिक मतलब वो करंट जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे सारी कहानी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक करंट में देखा गया है कि जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा। हमने क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है। ये वाली जो थ्योरी दी थी इसलिए दी थी ताकि बाकी कहानी ना बिगड़ जाए, क्योंकि अगर हम इस पे कहानी बनाने, इस पे सारी आ जाते तो जितनी भी किताबें लिखी गई थी सब बर्बाद होने वाली थी। इसलिए उन लोगों ने नई थ्योरी दे दी, वो नया एक
तुम्हारे हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया और कह दिया कि अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा भैया एक चीज़ हम लोगों ने बहुत सुन रखी है कि बताइए भैया आखिरकार करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। देखो ये तो दिमाग में हर किसी के आना चाहिए। अब मैं तुमसे कहूँगा बेटा तुम ही दिमाग लगाओगे आखिरकार स्केलर है या वेक्टर है। तुम कहोगे भैया हमने एक चीज़ पढ़ रखी है बचपन में कि वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड हो एंड डायरेक्शन हो। क्या हो? मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। और जबकि स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे मास। और इसकी बात करते हैं वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा भैया आप बोल रहे हैं कि करंट इस डायरेक्शन से डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसका उसके बाद डायरेक्शन भी आ गया है और मैग्नीट्यूड तो अपने पास है ही। तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा भैया करंट वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। मैं कहूँगा लेकिन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब तुम कहोगे बड़ी अजीब बात करते हो, ये तो वही बात आपने केमिस्ट्री वाली बात करती है कि यहाँ भी आप एक्स्ट्रा स्टूडेंट लेके आ गए हो। देखो इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो हम मान रहे हैं, लेकिन दूसरी भी तो कैटेगरी होती हैं। जैसे चमगादड़ बच्चे पैदा करती है लेकिन इंसान तो नहीं कहलाती ना, समझ रहे कि नहीं। मैमेल में तो नहीं आती है, शायद आती, मुझे पता नहीं, ज़्यादा नहीं पता है। तो दूसरी कंडीशन इसके लिए ये है कि इसको देखो पहली बार जो करंट होता है वो क्या करता है, वो लॉ ऑफ अलजेब्रा यूज़ करता है ऐड करने के लिए। अगर तुम्हें कहीं से करंट ये ऐड करना है ना, जैसे मान लो हम मान के चलते हैं कि यहाँ से आ रहा है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर आ रहा है और इससे आ रहा है 3 एम्पियर। हम पूछेंगे बताओ इसमें से कितना करंट गुजरेगा, तुम कहोगे 4 एम्पियर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इसका जो समेशन होता है, जो कुछ भी होता है वो लॉ ऑफ अलजेब्रा यूज़ कर, सिंपल सा यूज़ हो जाता है, ऑर्डिनरी यूज़ हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट ऐड करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि ये लॉ ऑफ वेक्टर यूज़ नहीं होता है इसमें, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसमें यूज़ नहीं होता है। क्या इसमें लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ नहीं होता है। तो इस बात से क्या ये क्या हो गया स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता है बस। इसके बहुत अच्छे एडवांटेज हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। तो मुझे उम्मीद है इतना तुम्हें हल्का फुल्का। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इतना सब कुछ पढ़ लिया है, हम क्या करने वाले हैं क्वेश्चंस, ताकि तुम्हें और अच्छे से भी चीज़ समझ में आ जाए। देखो सिंपल सा सस्ता सा क्वेश्चन अपने पास ये रहा। क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे पास 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन है। 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब तुम्हारे पास इतने क्या है इलेक्ट्रॉन हैं। और हर इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, वो होता 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कन्फर्म है। उसमें क्या देखने को मिलता है, ये है कि ये इलेक्ट्रॉन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते हैं, मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन ए से बी तक जाते हैं। ए से बी तक जाने में इनको टाइम कितना लगता है? इनको टाइम लगता है 0.1 सेकेंड। अब सोचो इतने सारे इलेक्ट्रॉन 0.1 सेकेंड में खटाक पहुंच गए हैं। तो उसमें पूछा गया कि आखिरकार बताओ करंट की वैल्यू कितनी होगी, क्या होगी करंट की वैल्यू। तो अपन ने क्या देखा, I = Q/T। Q मतलब क्या होता है Ne। ये क्या होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जिसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में नहीं आता तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बाय KP सिंह सर्च करना तो मैं ईजी तरीके से मिल जाएगा। तो Ne/टाइम। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 की पावर 20 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन टाइम 0.1। तो I की वैल्यू आ गई है, वो आई है 160 एम्पियर। कितना आया है 160 एम्पियर। इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में 160 कूलम चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगा। क्या करेगा? एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने, अगर देखो इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में इतना चार्ज
फ्लो होगा। हम इसलिए निकालते हैं ताकि अगर हम 1 के लिए निकालें तो हम बाकी सब के लिए निकाल सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। देखो एक क्वेश्चन और कर लेते फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन तुम्हारे पास एक लैंप है। लैंप हम मान लेते हैं बल्ब। जैसे मान लो लैंप है, ये लैंप यहाँ से। अब इसमें तुमसे कहा गया है कि तुम्हें लगाना है कि 1 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से गुजरे हैं। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे जाएंगे कि नहीं 1 मिनट में। और हम मान के चलते हैं कि इसमें से करंट जो फ्लो हो रहा है, आई की वैल्यू है वो है 300 मिली एम्पियर। तो इसे कैसे लिख सकते हो, 300 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो मैं निकालना क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आई की इक्वल टू क्या होता है Q/T। क्यू की वैल्यू NE/T। टाइम की वैल्यू आई इक्वल टू हमारे पास है 300 इंटू 10⁻³ एन की वैल्यू हमें निकाल ली है। आई की वैल्यू हमें पता है n इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अपॉन टाइम की वैल्यू है 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे 30 इंटू 10⁻³ इंटू 60 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। तो एन की वैल्यू तुम्हें देखने को मिल जाएगी। एन की वैल्यू जब तुम निकाल के लाओगे तो एन की वैल्यू आएगी 1.125 इंटू 10⁻20। मतलब एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसका मतलब ये है कि इस फिलामेंट में से 1 सेकंड के अंदर इतने सॉरी इसका कहने का मतलब ये है कि 1 मिनट में इतने इलेक्ट्रॉन इस फिलामेंट में से पास होंगे। इतने इलेक्ट्रॉन मतलब अगर हम फिलामेंट को एक क्या मान लेते हैं, ब्रिज मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस ब्रिज में से इतने इलेक्ट्रॉन 1 मिनट के अंदर गुजर जाएंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, रुड़की का एक क्वेश्चन क्या करने वाले हैं। रुड़की का एक क्वेश्चन है। देखो रुड़की का एक क्वेश्चन अपने पास है, उसमें क्या गया क्वेश्चन अपन सिंपल से इसमें थोड़ी केमिस्ट्री। तो तुम जानते हो कि IIT इन सब के क्वेश्चन क्या होते हैं कि केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ हर कुछ इन्वॉल्व कर देते हैं, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है। देखो मान लो तुम्हारे पास हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम में हो सकता है कि उसके पास एक न्यूक्लियस, एक न्यूट्रॉन होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, मतलब आर की दूरी है वो है 5 इंटू 10⁻11 मीटर। कन्फर्म है। देखो और जो इलेक्ट्रॉन है जो इसमें रिवॉल्व कर रहा है, जैसे अपनी अर्थ सूरज की रिवॉल्व करती है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी स्पीड है वो है 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड है, चल रहा है 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 22 लाख मीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में 22 लाख मीटर कवर कर देगी। कितना है 2200 किलोमीटर। मतलब 1 सेकंड के अंदर इतना। सोचो बेटा। देखो फाइंड द इक्विवेलेंट करंट। हमें निकालना है करंट की वैल्यू। क्या निकालना है, करंट की वैल्यू। और तुम्हारे हिसाब से करंट की वैल्यू क्या होती है, करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। यही होती है कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो आई क्यू मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन टाइम। मतलब अपन को निकालना है कि यहाँ से लेकर जब यहाँ तक आएगा तो कितना करंट की वैल्यू देखने को मिलेगी। सिंपल सी बात है। देखो तो मतलब तुम्हें निकालना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड अब कैसे निकालें, क्या टाइम पीरियड। देखो अगर तुम्हें याद हो तो टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2πr अपॉन बी, या फिर याद हो बी इक्वल टू होता है 2πr अपॉन टी। ये क्या होता है, ये होता है सर्कमफ्रेंस, ये होता है टोटल टाइम टेकन, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम पीरियड लगा है। तो टी की वैल्यू हम क्या देख सकते हैं 2πr अपॉन बी। आई इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19। टी की वैल्यू रखो 2πr अपॉन बी। 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू बी वेलोसिटी
और 2πr क्या है 2πr। सारी चीज़ वैल्यू रखते हो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। उसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी। इसमें कोई भी रॉक 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वेलोसिटी बोलो, 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, 2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर। आर की वैल्यू तुम्हें कितनी देखने को मिलती, आर की वैल्यू हमें देखनी 5 इंटू 10⁻11। सब की वैल्यू रखोगे तुम्हें आंसर मिल जाएगा। जो तुम्हें आंसर देखने को मिलेगा, आई की वैल्यू कितनी आएगी, आई की वैल्यू आएगी 1.12 इंटू 10⁻³ एम्पियर, मतलब 1.12 मिली एम्पियर। तो मुझे उम्मीद है इतना तुम्हें हल्का फुल्का समझ में आ गया। मतलब जब इलेक्ट्रॉन इसमें मतलब इतना मतलब करंट डेवलप करता है, समझे कि नहीं। अब एक करते हैं हम CBSE का क्वेश्चन, 2015 में आया था, मतलब बोर्ड में 2015 में आया था। इसमें कुछ होता है इस तरीके का ग्राफ, देखो इस तरीके को तुम्हें समझना है। क्वेश्चन इस तरीके से, मान लो तुम्हारे पास ग्राफ ये रहा है और ये है, यहाँ करंट है, यहाँ टाइम है, और ग्राफ बना हुआ ऐसा ऐसा ऐसा। ये 10 हो गया है, यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है। तो इसमें तुमसे क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो द वायर ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। मतलब यहाँ 0 होगा, मतलब हमें पता लगाना है कि इतने टाइम पीरियड में इस वायर में से कितना करंट करंट फ्लो होगा, मतलब चार्ज फ्लो होगा। देखो इसके लिए तुम्हें बेसिक सी नॉलेज इतनी लगानी है, क्या लगानी है कि I इक्वल टू क्या होता है, Q/T। समझिए कि नहीं। तो Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू T। समझे, मतलब अगर ग्राफ कुछ इस तरीके का हो, जैसे यहाँ I है, यहाँ T है, तो जो ग्राफ जो अंडर आता है ना, ये यही वैल्यू देता है किसकी, चार्ज की। जो इतना जो एरिया आएगा ना, यही वैल्यू दे देगा किसकी, चार्ज की। इसे थोड़ा समझाते हैं और अच्छे से, घबराओ नहीं। देखो अपन इसको इस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से समझते हैं कि जैसे देखो इस बात से समझना है कि अगर इसको मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस, इसको मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस। जो एरिया आखिरकार आता है वो इसका रिजल्ट आता है। जैसे देखो इसको अपन समझते हैं थोड़े अलग तरीके से, देखो कि तुम्हें कैसे याद रखना है। इसे बाई एक्सिस मानते हैं, इसे मानते हैं एक्स एक्सिस। और ये मान लो कैसा भी रैंडमली ग्राफ बन जाए, अपन को उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मान लो ऐसा ग्राफ बना हुआ है, क्या इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है। और हम क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि y इक्वल टू जो है वो है Z/X। क्या है, Z/X। और तुमसे कोई पूछ लिया जाए कि क्या बताओ Z की वैल्यू बताओ, तो Z की वैल्यू तुम कैसे लिखोगे, y इंटू एक्स। समझे कि नहीं। ये तो तुमने सिर्फ फॉर्मूले से निकाल लिया है। अगर तुम्हें यही काम करना हो ग्राफ में, तो अगर हम पूछ लें कि ग्राफ में तुम कैसे निकालोगे, तो जो इतना एरिया आ रहा है, यही जेड की वैल्यू है। मतलब जो इस एरिया की वैल्यू आएगी ना, वही जेड की वैल्यू कहलाएगी। देखो इस चीज़ को अपन और अच्छे समझते हैं। जैसे मानते हैं कि तुम्हारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके का है, यहाँ करंट है, यहाँ टाइम है, यहाँ हम मान लेते हैं 10 एम्पियर और यहाँ मान लेते हैं हम 2 सेकंड। हम मान के चलते हैं कि तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसा है कि करंट की वैल्यू है 10 एम्पियर एंड टाइम की वैल्यू है 2 सेकंड। तो तुम पता लगाओ चार्ज कितना फ्लो हुआ होगा। मतलब अगर करंट 2 सेकंड तक फ्लो हुआ होगा तो उसमें से चार्ज कितना फ्लो हुआ होगा। तुम ऐसे करोगे कि I इक्वल टू Q/T,
Q इक्वल टू I इंटू टी, तो I की वैल्यू 10 है, T की वैल्यू 2 है, 20 क्या 20 कूलाम चार्ज। इतना ही हुआ कि नहीं। अब मान के चलते हैं कि तुम्हारे पास एक क्या है, एक रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल है। इसकी लेंथ है 10 है और इसकी लेंथ 2 है। हम कहेंगे तुम बेटा इसका एरिया निकाल डालो ज़रा। तो इसका एरिया क्या आएगा, 10 इंटू 2 20। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है कि नहीं। तो अगर ऐसा ग्राफ बनता है तो हम क्या मानते हैं कि जो इसका एरिया है वही क्या है, चार्ज की वैल्यू है। थोड़ा ग्राफ पे तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। ग्राफ में अगर दिक्कत आती तो ग्राफ YKP सिंह सर्च करना, तो तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। फिजिक्स 11th क्लास में थोड़ा ढंग से समझाया था। यहाँ जिस तरीके से समझा रहा हूँ थोड़ा सा समझ लो। तो मुझे उम्मीद है कि अगर तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। देखो ये बेटा पहला लेक्चर इसे थोड़ा आसान धीमे धीमे स्पीड थी। हमारी स्पीड पे विश्वास रखो, सब कुछ हो जाएगा, घबराओ नहीं। कम से कम 3 फ्रेंड के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करना। कुछ अगर गलती लगी हो, कुछ कमी लगी हो, कुछ बुरा लगा हो तो कमेंट्स में लिखें।